नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर से लौटे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली से बुलावा आ गया। देहरादून में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम तय थे, सभी रद्द हो गए। सीएम के अचानक दिल्ली दौरे से राज्य भर में अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट है। तीरथ पहुंचे दिल्ली दरबार, दून में गर्म है अटकलों का बाजार। आलाकमान से होगी मुलाकात, प्लान 2022 पर बनेगी कैसे बात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आलाकमान के बुलावे पर अचानक दिल्ली पहुंच गए। सीएम के देहरादून में कई अहम कार्यक्रम निर्धारित थे, लेकिन आनन फानन में सभी कार्यक्रम रद्द कर मुख्यमंत्री दिल्ली कूच कर गए। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाने से पहले मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रामनगर में हुई चिंतन बैठक की जानकारी दूंगा। वहीं उपचुनाव को लेकर मीडिया से तीरथ ने कोई बात नहीं की। वहीं बीजेपी के नेता सीएम के दौरे को रूटीन दौरा बता रहे हैं। देखिए, कल ही चिंतन बैठक समाप्त हुई है रामनगर के अंदर और बहुत सारे विषयों को लेकर वहाँ चर्चा हुई है। आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार हुई है, विकास के मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हुई है और बूथ तक हम लोग पहुँचे हैं। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के राज्य जिस तरह की योजनाएं आम जन के लिए दी जा रही हैं, उनको जमीन तक पहुंचना कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ये सारे विषय थे और आज उन्हीं विषयों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अवगत कराने के जा रहे हैं। दिल्ली हमारी देश की राजधानी है और हमारे जो संगठन का भी केंद्र है। हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी वहाँ रहते हैं, तो समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा वार्ता होती रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए वहां गए। रामनगर में 3 दिन के चिंतन बैठक के तत्काल बाद मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे ने तरह तरह के अटकलों को बल दे दिया है। उत्तराखंड में 10 सितंबर से पहले मुख्यमंत्री तीरथ को विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना है। राज्य में गंगोत्री विधानसभा सीट बीजेपी विधायक के निधन के बाद से खाली है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री इस सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बार बार राज्य में संवैधानिक संकट का मुद्दा उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान के हिसाब से अब राज्य में चुनाव नहीं हो सकता। कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने चुनाव आयोग के 5 मई को जारी उस पत्र का हवाला दिया है जिसमें कोविड काल में उपचुनाव नहीं कराने की बात कही गई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस हारने के बाद डर गई है, इसलिए झूठी अफवाह फैला रही है। हमने बार बार कहा कि संविधान के हिसाब से तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो विज्ञप्ति 5 मई को जारी हुई उसके हिसाब से भी नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कोविड काल खत्म होने तक कोई उपचुनाव देश में नहीं होगा, तो कोविड काल तो खत्म नहीं हुआ, तीसरे लहर की दस्तक होने वाली है, ये हमारे विशेषज्ञ कह चुके हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग अपना यू टर्न ले ले या केंद्र सरकार की आम सहमति या कंसेंसस वो तय कर ले कि उपचुनाव होने हैं, तो फिर ऐसे में तो आप देख ही रहे पूरे देश में क्या हो रहा है। मोदी हैं तो मुमकिन है कुछ भी कर सकते हैं, संविधान को ठेंगा भी दिखा सकते हैं और धत्ता भी साबित कर सकते हैं। लोग उपचुनाव कराने के क्या नियम कानून है? विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव जगदीश चंद्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि किन किन परिस्थितियों में उपचुनाव नहीं हो सकते हैं। कि यदि इलेक्शन कमीशन ये समझ ले कि जो रिमाइंडर पीरियड है वो 1 साल से कम है, या उस स्थान पर जहाँ के स्थान की रिक्ति हुई है उसके लिए चुनाव आयोग ये सत्यापित कर दे कि वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। इन 2 परिस्थितियों को छोड़ करके चुनाव का आयोग इलेक्शन कराएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अचानक के इस दिल्ली दौरे से उनके उपचुनाव को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 10 सितंबर से पहले विधानसभा का चुनाव जीतना होगा, लेकिन उपचुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग का फैसला और संवैधानिक व्यवस्थाएं एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सवाल ये है कि क्या सीएम के इस दिल्ली दौरे से उनके उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ होगी या अभी और इंतजार करना होगा।
अपने सहयोगी फैजान के साथ में फ़हीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चल रही है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को सत्ता सुख भोगने की आदत है। साथ ही गणेश जोशी का यह भी कहना है कि बीजेपी के मंत्री जिस दिन चुनाव जीतते हैं उसी दिन जनता के बीच नजर आते हैं। कांग्रेसियों की आदत है कि उन्हें सत्ता सुख भोगने की आदत है। अब केंद्र में भी सत्ता से बाहर हैं, यहाँ भी सत्ता से बाहर हैं, तो छटपटा रहे हैं कि इसे सत्ता आए। लेकिन उनके कारनामे जो हुए कोरोना काल के अंदर, जब पूरे लोग कोरोना से लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना पीक पे था और उनके दर्द को बांटने का काम कर रहा था, और ये अपने बिलों में छुपे हुए थे। अब जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ है तो घर से बाहर आकर बयानबाजी कर रहे हैं कि जनता, लेकिन हर चीज़ का आकलन करती जनता इसको देख रही है और आने वाले समय में इसका हिसाब किताब इसको। उत्तराखंड सरकार एक बार फिर अपने ही फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बता दें कि 4 धाम यात्रा पर पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी, पर सरकार ने कोर्ट के निर्णय के खिलाफ एसओपी जारी कर दी है, जिसके बाद सरकार ने अपनी ही बनाई एसओपी को निरस्त कर दिया है। लेकिन अब सरकार ने यू टर्न मारते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सरकार का मानना है कि 4 धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं, इसलिए इस पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है। 750 की एक संख्या हमने सीमित कर दी है चारों धामों को मिला के। और जब बताया कि आरटीपीसीआर, एंटीजन या रैपिड टेस्ट की कंपल्सन है कि उसके नेगेटिव होने बिना किसी को दर्शन नहीं कराए जाएंगे, 30 पुरोहितों को वैक्सीनेट करने का निर्णय ले लिया, तो इसके बाद तो वैसे भी कोई संभावना किसी आदमी के संक्रमित होने की नहीं बनती। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों ने इसको आपने कहा अगर पूरी तैयारियां एक दफ हो जाए तो हम पूरा ना खोल दें। इसी ने फेजेज में खोल रहे हैं कि पहले केवल जनपद के लोग, उसके बाद केवल राज्य के लोग, और अगर स्थिति सुधर गई पूरे देश में तब जाकर के इसको संपूर्ण रूप से खोलने का काम करेंगे। 7.5 जैसे जैसे प्रदेश अब अनलॉक हो रहा है, वैसे वैसे नियमों में छूट भी दी जा रही है, और इसी के चलते धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। हरिद्वार के सभी बॉर्डरों पर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आस्था के नाम पर गंगा के घाटों पर सारे नियम कानून टूट रहे हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ऑर्डर पे लगातार आरटीपीसीआर और जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेक करके ही यात्रियों को अनुमति दी जा रही है। और जो यात्री देश के विभिन्न हिस्सों से, चूँकि अन्य प्रांतों में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे में यात्रियों का आना क्रमशः जारी है हरिद्वार में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार लोगों को सजग करें। इसके लिए हमने होटल धर्मशाला यूनियन के लोगों के साथ भी बैठक। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के हल्द्वानी प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और एआईसीसी सदस्य मनोज पटेल ने स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी चुनाव के लिए तैयार नजर आए। विधानसभा प्रभारी मनोज पटेल ने बताया कि 6 सूत्रीय कार्यक्रमों के तहत कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए जगाने का एजेंडा बनाया गया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने के लिए जुट गए हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। इसी द्वारा प्रभारी यहाँ पे पटेल जी को भेजा गया है, तो आज उनका यहाँ स्वागत कार्यक्रम है। साथ साथ रणनीति जिस प्रकार से केंद्रीय जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हर व्यक्ति से यहाँ लोकल बेसिस पे जुड़ पाए, जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं और जो आम जनता है। तो एक सिंक्रोनिसिटी बनाने के लिए, एक समन्वय बढ़ाने के लिए लोगों में, कार्यकर्ताओं में और केंद्रीय नेतृत्व में, साथ ही साथ जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व है, इसके बीच में सारा समन्वय बैठाने के साथ साथ वो यहाँ पे घूमेंगे। स्थिति जो भौतिक सत्यापन जिसको कहते हैं वो हमारा संगठन मजबूत है, लेकिन हमारे लोग थोड़ा घर पे बैठे हैं, उन्हें जगाने का काम। और हमारा जो 6 सूत्री बिंदुओं पे हम काम करने आए हैं। पहला बिंदु हमारा है न्याय पंचायतों, वार्डों में जाना। दूसरा हमारा बिंदु है कि हर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता अपनी गाड़ी में और घर पे झंडा लगाए। तीसरा मेरा एजेंडा है कि जब मेरा बूथ का गठन हो जाएगा तो मुझे हर वार्डों में हमें पदयात्रा करनी है।
चौथा हमारा एजेंडा है जो यहाँ की समस्या है उसे डीएम एसपी को घेरने का। हरिद्वार कुंभ मेले में कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस के युवा नेताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। बता दें कि एआईसीसी सदस्य सुमित हरदेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने क्रोध जताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस कुंभ मेले को लेकर आस्था तो रखती है, लेकिन जिस प्रकार कुंभ मेले में लोगों की फर्जी टेस्टिंग कर कोरोना को फैलाने का काम किया गया है, उसके लिए सरकार को पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। देखिए, स्वाभाविक रूप से मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, तो स्वाभाविक रूप से उनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है, वो तो मुद्दे ढूंढते हैं। और लेकिन जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इस तरीके का कोई विषय है तो उसकी पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष जांच होगी। जिस प्रकार से कुंभ में लगातार घोटालों का अनावरण हो रहा है, अनावृत हो रहे हैं, जिस प्रकार से राज्य सरकार संरक्षण दे रही है जांच कराने की जगह दोषियों की, जिस प्रकार से सरकार बोलती है जीरो टॉलरेंस इस प्रदेश में है और उसके बाद इतना भ्रष्ट जो सिस्टम है उसको संरक्षण दे रही है, तो साफ मंशा सरकार की उजागर होती है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का उनका जो मकसद है उसमें यानी कि उनकी मिली भगत है। कांग्रेस जांच की भी डिमांड करती है और दोषियों के खिलाफ तुरंत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2010 में हुए हरिद्वार पुस्तकालय घोटाला मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। साथ ही नगर निगम, सरकार और जिला अधिकारी की तरफ से अपना शपथ पत्र पेश किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रति शपथ पत्र 29 जुलाई तक पेश करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख भी दी गई है। बता दें कि अभी पुस्तकालय का संचालन नहीं हुआ है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। उच्च न्यायालय उत्तराखंड में हरिद्वार के लाइब्रेरी स्कैम के मैटर के बारे में सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि सरकार ने और नगर पालिका ने जवाब दे दिया है और डीएम साहब ने जवाब दे दिया है, और उनके जवाब में हमने यह बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लिक्विटर, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उनके रिप्लाई में ही उन्होंने लिखा है कि अभी लाइब्रेरी के संचालन नहीं हो रहा है और लाइब्रेरी का टाइटल अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है किसी के भी नाम पर। तो कोर्ट ने हमें 29 जुलाई तक का टाइम दिया है कि इनके रिप्लाई का रिजाइंडर फाइल करें। हल्द्वानी में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य पर मजिस्ट्रेट ने शिकंजा कसा है। साथ ही कई निर्माण कार्यों पर रोक भी लगाई है। इसके अलावा कई अवैध दुकानों को सील भी किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हमारी तरफ से लगातार अवैध निर्माणों को लेकर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं मजिस्ट्रेट का कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार प्राधिकरण की टीम के द्वारा शहर में कार्रवाई की जा रही है। जो लोग बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या आवासीय हो, उस पर लगातार नज़र रखी गई है। कुछ काम नोटिस दिए गए थे, रुकवाए गए थे, चालान किया गया था, लेकिन इसके बाद भी जिनके द्वारा बिना पास कराए नक्शा कार्य किया जा रहा था, उन ऐसी 5 दुकानों को आज सील किया गया है। इसके अलावा एक आर्य समाज के पास भी एक जो दुकानें बन रही थी उसमें भी सील की कार्रवाई की गई है। देखिए लगातार। इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली समेत सभी राज्यों में अमूल दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। आपको बता दें कि अमूल दूध, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों का ये असर है कि अमूल दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल दूध जो रोज़मर्रा की चीज़ों में शुमार है, आप रोज़ खरीदते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसमें 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। महंगा हुआ अमूल दूध। एक बार आपको फिर से बता दें कि कारण ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है और उसी का असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली समेत सभी राज्यों में अमूल दूध के दाम बढ़ गए हैं। 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल दूध। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।